नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बैठे हुए हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक गंगा ढाबा पर। कुछ दिनों पहले, 1-2 दिन पहले, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक सर्कुलर जारी हुआ और इस सर्कुलर में कहा गया कि छात्र अगर विरोध करेंगे तो उनके ऊपर 20,000 रुपये तक का जुर्माना होगा, फाइन होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पीएचडी के छात्र विजय कुमार पाल। ये जाकिर हुसैन सेंटर ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़ में पीएचडी कर रहे हैं और समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे शो जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ में। धन्यवाद। आप से पहला सवाल ये है कि जेएनयू में जो सर्कुलर आया है अचानक से क्यों आया है, क्योंकि इन दिनों तो जेएनयू में कोई विरोध प्रदर्शन बड़ा हो भी नहीं रहा था। अगर इसको देखें अचानक से क्यों आया है, तो अचानक से तो नहीं आया है। इसके पहले भी कई सारे ऐसे छात्र विरोधी, लोकतंत्र विरोधी सर्कुलर आते रहे हैं। जैसे पहले कोशिश हुई कि फी हाइक के माध्यम से एक जो तबका है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो विभिन्न कमज़ोर जातियों से आने वाले लोग संभवतः मतलब निश्चित रूप से ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनको बाहर करने की कोशिश हुई पहले हॉस्टल मैनुअल के द्वारा। उसी श्रेणी में अभी जो सर्कुलर आया है उसके कुछ दिनों पहले हॉस्टल में एक प्रोटेस्ट हुआ कि हॉस्टलों में गर्मी के मौसम में पानी नहीं था। तो उसके परिप्रेक्ष्य में जब प्रोटेस्ट हुआ, लोग वाइस चांसलर के घर पे गए तो फाइन लगाया गया और उसके बाद सर्कुलर आ रहा है कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा, कहने का मतलब कि हॉस्टल की समस्या को लेकर छात्र वाइस चांसलर के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे, तो विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इसको बहाना बनाकर और ऐसे तमाम जो रोज़ बरोज़ की समस्याओं को लेकर जो विरोध हो रहे थे वह भी ना हो पाए, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने सीधा उसे राजनीति से जोड़ दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बिल्कुल ऐसा ही सर्कुलर, आप तो छात्र नेता हैं, समाजवादी पार्टी जैसे बड़े संगठन के छात्र नेता हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता होगा कि कल फेसबुक पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो वर्धा का है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वहाँ भी बिल्कुल ऐसी ही एक सर्कुलर, इसी भाषा की सर्कुलर जारी की गई, जहाँ कहा गया कि किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करने पर छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या आपको लग रहा है कि यह कोई सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है? बिल्कुल जेएनयू में 2 रोज़ पहले हुआ, कल वर्धा में हुआ, हो सकता है किसी और यूनिवर्सिटी में, और ये दोनों यूनिवर्सिटी अपने विरोध प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। ऐसा नहीं है कि 2 यूनिवर्सिटी को तो आपने जिक्र किया ही, एकदम सही बात है। इससे पहले आईआईटीज़ में भी प्रोटेस्ट को लेके ऐसा सर्कुलर लाया गया। अशोका में प्रोटेस्ट चला था जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अच्छा। तो उसने भी ऐसा ही कुछ सर्कुलर लाया, भाषा थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। हाँ। लेकिन जब वो सर्कुलर लेके आए तो वहाँ लोगों ने विरोध किया। बिल्कुल, हाँ। जबकि वहाँ पे बहुत कम संभावना होती, क्योंकि वहाँ पे राज्य का या सरकार का विद्यालय नहीं है। तो सरकार को भी समझ में यही आ रहा है, सरकार यही कोशिश कर रही है कि सबसे मुखर आवाज़ किसी भी मुद्दे पर कोई समुदाय उठाता है तो वो छात्र समुदाय है, क्योंकि छात्र समुदाय को बाकी मुद्दे पहले उस तक पहुंचते भी हैं और उसकी डीप स्टडी या उसका समझदारी जो है उसकी, वो थोड़ा उसको आसान होता है समझना, और उसको आसान भी है एकत्रित होना। क्योंकि आप नॉर्मली जब बात करेंगे जो सुदूर इलाके में बैठा है उसको संगठित होना भी मुश्किल है। छात्रों के लिए वो थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है, और उसके अलावा छात्र में ये चेतना भी है और छात्र मजबूत भी है बाकी समाज के कमज़ोर तबकों के मुकाबले। तो ये जो विरोध की आवाज़, जो सबसे सशक्त आवाज़ें जो विश्वविद्यालयों से उठ रही हैं, चाहे वो जेएनयू हो या वर्धा विश्वविद्यालय हो या अन्य विश्वविद्यालय हो, तो उनको दबाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि सरकार जिन मुद्दों पर फेल हुई है, सरकार नहीं चाहती है कि उन मुद्दों पर कभी बात हो, उन मुद्दों पर कोई सवाल उठे, सरकार की विफलताओं पर सवाल उठे, तो उसको दबाने की कोशिश में तमाम ऐसे सर्कुलर आते रहेंगे। जेएनयू का सर्कुलर सामने आ गया। जेएनयू का कैंपस अपने विरोधी तेवर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अभी तक मतलब 2 से 3 दिन होने को है इस सर्कुलर आए हुए, अभी तक छात्रों का कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन कहीं नहीं देखने को मिला। क्या जेएनयू के छात्र डर गए हैं? नहीं, डरने का सवाल ही नहीं उठता है। जैसे जिस दिन सर्कुलर आया है
उसके अगले दिन वाइस चांसलर को मेल लिखे गए और मिलने के लिए टाइम मांगा गया। तो उनकी जो रवायत रही है कि वो टाइम नहीं देते हैं, जैसे इस देश के प्रधानमंत्री जो बने हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए टाइम नहीं देते, ऐसे वाइस चांसलर छात्रों को टाइम नहीं देते। तो उसके बाद एक बर्न डाउन द मैनुअल करके हमारा एक प्रोटेस्ट हुआ, तो उसमें ठीक ठाक संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे। और ये प्रोटेस्ट कहाँ हुआ? ये प्रोटेस्ट हुआ है स्कूल एरिया में। अच्छा। और ये दिखाया गया कि आप जो प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो प्रोटेस्ट के खिलाफ सर्कुलर ला रहे हैं, हम उसका विरोध भी एक प्रोटेस्ट द्वारा कर रहे हैं। और इसके बाद अभी कल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने ये बयान दिया है कि नहीं ऐसा कोई नया सर्कुलर नहीं आया है, ऐसे सर्कुलर तो पहले भी थे, हम प्रोटेस्ट को रोक नहीं रहे हैं। सही बात है, अभी तक तो आप नहीं रोके, ना आप रोक पाएंगे, लेकिन आपने जो सर्कुलर निकाला है, अगर पहले ऐसा रहा होगा तो आपको फिर से सर्कुलर निकालने की जरूरत क्या हुई? यहाँ पर मंशा पर सवाल है। ये टेस्ट करते हैं, किसी चीज़ को पहले दे के टेस्ट करते हैं कि रिएक्शन कैसा होगा, उसके हिसाब से ये एक्शन लेते हैं। तो इनके इस टेस्टिंग को फेल करने के लिए जेएनयू हमेशा खड़ा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र लगातार सत्ता के निशाने पर हैं, चाहे वो एडमिशन खारिज करने के मामले हों या दिल्ली विश्वविद्यालय में नियुक्ति के मामले हों। ऐसा कहा जाता है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, जेएनयू का जो तेवर था विरोध करने का, कटु आलोचना करने का, उसमें बहुत कमी आई है। बहुत सारे लोग जो प्रगतिशील धारा के हिस्सा थे, उन्होंने जंप मारा है प्रगतिशील धारा से वो दक्षिणपंथी तरफ, यानी वामपंथी से दक्षिणपंथी की तरफ छलांग मारा है। आपको डर नहीं लगता कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद हो सकता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का प्रशासन आपके प्रति कड़ा रुख अख्तियार कर ले, आपको किसी रूप में दंडित करने का प्रयास किया जाए? दो बातें। पहली बात तो ये है कि जो बात हुई कि प्रोग्रेसिव धड़ा वामपंथी से दक्षिणपंथी हो गए, तो पहले ये था कि नौकरियां और तमाम चीज़ें जो हैं वो वामपंथ में रह के मिल रही थी, तो बहुत सारे लोग वामपंथ में थे। और अभी नौकरियां और तमाम सुविधाएं जो हैं, स्कॉलरशिप्स हैं या फेलोशिप्स हैं, वो दक्षिणपंथ से मिल रही, तो वो उधर हैं। तो वो तो हमेशा वही थे। जो अवसरवादी लोग थे वो न कभी वामपंथी थे ना कभी दक्षिणपंथी थे, वो अवसरपंथी थे। और रही हमारी बात, तो हम उस दौर में भी वामपंथी नहीं थे, दक्षिणपंथी नहीं थे। उस दौर में भी हम समाजवादी थे, और आज के दौर में भी हम वामपंथ और दक्षिणपंथ दोनों तरफ जहाँ से लाभ की लोगों को आशाएं हैं, मनसाएं हैं, हम दोनों जगह नहीं खड़े हैं, हम अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हैं। और रही वाइस चांसलर से डरने की बात, तो प्रोटेस्ट हमारा मतलब यहाँ तक आना भी एक अचीवमेंट है। हम जब यहाँ तक आए हैं तो इसके पहले हमने ऐसा संघर्ष किया होगा कि जहाँ हम नहीं डरे होंगे, इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं, चाहे हम हों या आप हों या हम जैसे तबकों से आने वाले तमाम लोग। हम वहाँ नहीं डरे तो यहाँ क्या डरेंगे? यहाँ तो हमारे पास, जैसे आप मुझे यहाँ आवाज़ देने के लिए एक चैनल लेकर बैठे हुए हैं, वहाँ तो हमें कोई देने वाला नहीं था। जब हम वहाँ नहीं डरे तो यहाँ क्यों डरेंगे? आपने वामपंथियों पर कहीं ना कहीं आरोप मढ़ दिया है कि वे कभी न वामपंथी थे न दक्षिणपंथी थे, बल्कि अवसरपंथी थे। जिस राज्य में, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश में, इन दो राज्यों में करीब 30 साल से समाजवादी और न्यायवादी, यानी सामाजिक न्यायवादी राजनीति हो रही है, लेकिन जेएनयू जैसा एक भी यूनिवर्सिटी इन दो राज्यों में नहीं है जहाँ पे छात्रों की बातों को बड़ी ही महत्ता मतलब ज़रूरी समझ के या बहुत महत्वपूर्ण समझने के तर्ज पर लोग सुनते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? यह कैंपस को तो वामपंथियों ने ही विकसित किया है, ऐसा दावा किया जाता है। आपकी पार्टी ने क्या किया, आपकी राजनीति ने क्या किया? पहली बात तो ये है कि इस कैंपस को वामपंथियों ने विकसित किया, ये भी अपने आप में एक गढ़ा गया सत्य है। कुछ लोग हैं जिनके पास संसाधन रहे, चाहे वो मीडिया रहा हो, चाहे वो एकेडमिक राइटिंग रही हो, या फिर लेखन या और तमाम तरीक़ों से, या एक दूसरे का कान फूंक के भी, तो ये सत्य गढ़ा जाने की कोशिश की जा रही है कि इस कैंपस को वामपंथियों ने खड़ा किया। इस कैंपस में हमेशा तमाम धाराएं रही हैं, तमाम लोगों ने मिलकर खड़ा किया, और अभी भी तमाम लोग हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि यूपी और बिहार जैसे राज्यों में समाजवादी सरकारें होने के बावजूद भी जेएनयू के लेवल का इंस्टीट्यूशन खड़ा नहीं हुआ। इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जब से विश्वविद्यालय या शिक्षा को जब से कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया, तो जब केंद्र किसी चीज़ में है तो राज्य के लिए उसमें कॉम्पीट करना उससे मुश्किल होगा, क्योंकि केंद्र अगर सुविधाएं जो दे रहा है, और केंद्र के विद्यालय में क्या होगा कि पूरे देश से
टैलेंट छट के आता है। तो ये केवल यूपी बिहार की बात नहीं है, तमिलनाडु के भी जो पढ़ने में सबसे आगे लोग होंगे वो चाहेंगे कि हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ें, केरल के भी होंगे वो चाहेंगे कि हम जेएनयू में पढ़ें। तो ऐसे पूरे देश का जो जैसे ब्रेन ड्रेन की कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं कि देश का सबसे जो टैलेंटेड छात्र है वो विदेश में जा रहा है, तो वैसे ही प्रदेशों के जो सबसे टैलेंटेड छात्र हैं वो जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटियों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में आते रहे। और दूसरी बात रही, एक दौर था कि जब इन्हीं प्रदेशों में, जैसे यूपी में, तो बिहार का तो मुझे खास आइडिया नहीं है, लेकिन यूपी में तो कम से कम 2 विश्वविद्यालय हमारे एक समय मतलब लगभग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय हुआ करते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, और टेक्निकल एजुकेशन की बात करेंगे तो आईआईटी रुड़की और आईआईटी कानपुर हुआ करते थे। आईआईटी रुड़की और आईआईटी कानपुर अभी भी अपनी साख रखते हैं वो, लेकिन समय के साथ जब से इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया, उसके बाद से भी उसकी क्वालिटी में गिरावट आई है, क्योंकि उसके बाद वहाँ के जो लोकल आरक्षण के नियम थे उनका पालन नहीं हुआ, उनका स्तर गिरता गया। क्योंकि अगर एक डाइवर्स क्राउड नहीं आ रहा है, एक ही तरह के लोग आएंगे तो वो एक ही तरह की बात करेंगे और उनकी एक ही समझदारी होती है। तो सोशल साइंस में किसी चीज़ को देखने का, आप कहाँ पर खड़े हैं वहाँ से आप देखेंगे तो आपको दृश्य अलग नज़र आएगा। तो जब एक ही जगह खड़े लोगों से आप दिखवाएंगे समाज और लिखवाएंगे और नॉलेज प्रोडक्शन कराएंगे तो वो हमेशा पीछे रहेगा। तो कहीं न कहीं इन सब कारणों से भी विश्वविद्यालय पीछे हुए। बाकी ये सही बात है कि प्रदेशों ने, यूपी बिहार ही नहीं और भी प्रदेश इस तरह के विश्वविद्यालय खड़े करने में असफल रहे हैं। लालू यादव जी की सरकार में और अखिलेश यादव या मुलायम यादव जी या बहन जी मायावती, इन सरकारों में भी विश्वविद्यालयों में प्रोटेस्ट होते थे, लेकिन उनकी सरकार में उनको तरजीह ही नहीं दी जाती थी। और योगी आदित्यनाथ के समय में जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किसी मुद्दे पर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही है, लेकिन अखिलेश यादव कहीं भी छात्रों के साथ खुले रूप में तो नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? जैसे पहले आपने कहा कि उस समय भी प्रोटेस्ट होते थे, उनको तरजीह नहीं दी जाती थी। तो बसपा के टाइम पे तो ये हुआ कि मायावती जी की जब सरकार थी, उन्होंने विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव बंद करवा दिए। बिल्कुल। और ये लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों की बात नहीं है। क्या आप इसे सही मानते हैं? हम इसको गलत मानते हैं, क्योंकि अगर छात्र को राजनीति की आप अनुमति नहीं देंगे, छात्र राजनीति भी जो है वो लोकतंत्र की पाठशाला है, लोकतंत्र का ट्रेनिंग ग्राउंड है, और लोकतंत्र का कहीं से प्रदर्शनी भी है। एक तरह से लोकतंत्र सीखता है, छात्र भी सीखता है और उससे देश भी सीखता है, और वो देश के लोकतंत्र को भी दिशा देने का काम करता है। तो सपा सरकार में छात्र संघ के चुनाव फिर से शुरू किए गए। सपा सरकार में इतना तो रहा कि अगर कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा है, उन मांगों को सुनने का या उन मांगों पर ध्यान देने का एक रवायत था, या कम से कम उनको भेड़ बकरियों की तरह पीटने का कल्चर नहीं था। तो योगी सरकार में ये हुआ है, जैसे 4 गुना जब फीस बढ़ोतरी हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो उनको पीटा गया। और आपका जो दूसरा सवाल था कि अखिलेश यादव जी इस प्रोटेस्ट के पीछे नहीं कभी दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, प्रमुखता से तो कहीं नहीं दिखते हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं आज के दौर में, जिनके सबसे ज़्यादा सर फूटे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा लाठियाँ खाई, वो समाजवादी सभा के लोग थे। जेएनयू में प्रोटेस्ट होता है, वहाँ पे आपको अखिलेश यादव नहीं दिखाई देते, लेकिन विजय कुमार पाल तो वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ना। तो ज़रूरी नहीं है कि अखिलेश यादव हर जगह आएँ। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अखिलेश जी नहीं गए। और हम तो ये मानते हैं कि कई बार हमको ही लगता है कि भाई हमको लीड करने को कहा गया है, तो हम ही क्यों नहीं लीड कर सकते प्रोटेस्ट। जैसे जेएनयू में कोई प्रोटेस्ट होगा तो उसके लिए हम कहेंगे कि हमारे अध्यक्ष जी अखिलेश जी आए तभी प्रोटेस्ट होगा। तो प्रोटेस्ट का जिम्मेदारी तो हमको यहाँ सौंपी गई है ना। जब मैं अध्यक्ष था इस यूनिट का, यहाँ पे जेएनयू यूनिट का, तो उसको मैं लीड कर रहा था। तो मेरे साथ जो लोग थे, मैं वहाँ मजबूती के साथ खड़ा था, समाजवादी छात्र सभा वहाँ मजबूती के साथ खड़ी थी। आपको नहीं लगता है कि छात्रों के मुद्दे पे पूरे उत्तर भारत में एक सरकारी चुप्पी है, सरकारों की चुप्पी है, और सभी नेता, सभी दलों के नेता आपस में कहीं ना कहीं सहमत हैं कि वे नहीं चाहते हैं कि छात्र राजनीति से उनके बरक्स कोई नेता पैदा हो, क्योंकि छात्र राजनीति की एक समस्या है कि जब छात्र राजनीति तेज होती है, इतिहास गवाह है, तो मुख्य धारा के नेता बदल दिए जाते हैं और छात्र नेता मुख्य धारा को जकड़ पकड़ लेते हैं, उस पर हावी हो जाते हैं। क्या ऐसा डर आपको नहीं दिखता? अखिलेश यादव में भी होगा और भी बहन जी में भी हो सकता है, जितने भी सामाजिक न्याय के लोग हैं उनके भीतर आपको लगता है ऐसा डर है, छात्रों का डर है?
मैं समाजवादी पार्टी की अगर बात करूं तो समाजवादी पार्टी का छात्र संगठन है, प्रदेश में तो बहुत बड़े स्तर पर है और राष्ट्रीय स्तर पर भी कई जगह पर हमारी यूनिटें काम कर रही हैं। जेएनयू यूनिट के आप देख ही रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो छात्र राजनीति से निकल कर आए, सपा में अभी भी ये रहा है। जैसे अतुल प्रधान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, आज के दौर में विधायक हैं सरधना से, बहुत बड़े दंगाई को उन्होंने चुनाव हराया। तो ऐसे करके सपा में कम से कम तो ये है कि छात्र राजनीति पर किसी तरह की रोक नहीं है, या छात्र राजनीति को हमारी बाकायदा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनती है। हमारे पार्टी का जो मेन फ्रंटल है, पहले 4 थे, अब 5वां फ्रंटल अभी बाबा साहेब वाहिनी बना है, तो उसके मेन फ्रंटल्स में से एक है और मुझे तो लगता है कि सबसे प्रमुख फ्रंटलों में से एक है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब ओवरऑल तो ये रवायत रही है कि जो जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है वो उस सीढ़ी को गिरा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसको हटाने वाला कोई आए। तो ये बात काफ़ी हद तक सच है। लेकिन समाजवादी पार्टी का अगर आप या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देखेंगे तो छात्र राजनीति को लेके ऐसा कोई हमारा निगेटिव वो नहीं रहा है। वहाँ पर कहीं न कहीं सहयोग ही मिला है हम लोग को हर स्तर पर। वापस जेएनयू में आते हैं। जेएनयू में समाजवादी छात्र सभा के सदस्य बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? छात्र सभा का जब गठन हुआ तो गठन एकदम साल ख़त्म होने वाला था उस समय हुआ। तो गठन के समय तो ठीक ठाक सदस्य थे, लेकिन गठन के बाद ही जो पास आउट होने वाले थे पास आउट होकर चले गए। तो उसके बाद हमारा संगठन निरंतर बढ़ा है। मेरे कार्यकाल के दौरान तो हमारा संगठन, एक समय ऐसा था कि हम संख्या में बहुत कम थे, लेकिन एक समय के बाद हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सक्षम रहे और एमए का हमारा कैडर दिन ब दिन बढ़ा है, उसमें कभी कोई घटोतरी नहीं हुई है और अभी अब आगे का परिणाम आना भी बाकी है। अच्छा, आप समाजवादी छात्र सभा के नेता होने के नाते जो वामपंथी राजनीति का यहाँ दबदबा रहा है, वामपंथी नेताओं में एक विविधता देखी जाती है। सभी कम से कम वो दावा पेश करते हैं कि सभी समाज धर्म के लोग, सभी जेंडर के लोग उनके यहाँ नेता बनते हैं। समाजवादी छात्र सभा यानी समाजवादी पार्टी पर यादववादी होने का आरोप है। आपको लगता है कि आपकी पार्टी में यादव का प्रभुत्व है, वर्चस्व है और उसमें गैर यादवों की कोई मतलब बड़ी जगह नहीं है? सबसे पहले उदाहरण मैं अपने संगठन से लूँगा। जब संगठन में मुझे चुना गया अध्यक्ष के तौर पर, तो वैसे तो प्रक्रिया कागज़ों पर है कि नॉमिनेट करने की, लेकिन जेएनयू की रवायत को देखते हुए यूनिट के लिए अध्यक्ष चुना जाना था, तो मुझे अध्यक्ष चुना गया। और उसके बाद मेरे साथ जो काम करने वाले लोग थे, उसमें अगर आप संख्या को देखेंगे, जब तक मैं अध्यक्ष था मेरे समय जिन्होंने काम किया, तो आप ये सवाल नहीं उठा पाएंगे आपकी फला जाति का प्रभुत्व है या ऐसा है। चाहे काम करने के मामले में हो, पद का हो या जिम्मेदारी का हो, या कौन मंच पर बोलने जाएगा, कहाँ पर बोलने जाएगा, कहाँ कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो अपने नीचे तो हमारे साथ हमारे संगठन में मतलब जेएनयू यूनिट में जब तक मैं अध्यक्ष था तब तक तो ऐसा सवाल आप नहीं उठा सकते हैं। आपने भी देखा ही होगा अगर जेएनयू कैंपस की राजनीति देख रहे हैं। और रही बात प्रदेश के स्तर पर या और कहीं अन्य स्तर पर, तो मेरा दूसरा अनुभव जिला कार्यालय का है। तो जिला कार्यालय में पहले हमारे यहाँ भैयाराम पटेल जी अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद छविनाथ यादव जी अध्यक्ष रहे। तो ओवरऑल कहीं न कहीं कोशिश की जाती है कि जिला कार्यालय में तो कोशिश की गई है कि लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। आपने 2 नाम लिए, पटेल और यादव। जाहिर सी बात है दोनों आज के समय में डोमिनेंट कास्ट में आते हैं, डोमिनेंट ओबीसी आते हैं, विद इन ओबीसी। अखिलेश यादव के बारे में बीच बीच में सवाल आता है कि उनके भीतर एक प्रधानमंत्री का भी उम्मीदवार लोग देखते हैं। तो ये अच्छी बात है अगर अखिलेश जी प्रधानमंत्री हो जाएं, लेकिन प्रदेश की राजनीति में आपके यहाँ यानी उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश से आपका ताल्लुक़ है। अखिलेश यादव और बहन जी की इतनी बड़ी राजनीति के बावजूद अति पिछड़ा शब्द तक अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। वीकर सेक्शंस जो है विद इन ओबीसी, उसकी राजनीति पर बात अभी तक नहीं शुरू हुई है। तो अखिलेश यादव कैसे इस देश के प्रधानमंत्री, कैसे आप कहेंगे कि अखिलेश यादव सबके नेता हैं या स्वीकृत हैं या बनेंगे? जैसे आज पिछड़ा पे आपने जो सवाल किया, एकदम सही बात है कि
सपा ही क्या, इस देश में कोई भी धड़ा हो, कर्पूरी ठाकुर जी को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से अति पिछड़ों की राजनीति बिहार में तो फिर भी स्थिति बेहतर रही है राज्य के स्तर पर। अति पिछड़ों की राजनीतिक भागीदारी हर जगह कम रही है, इसमें कोई इनकार नहीं है। अति पिछड़ों का शैक्षणिक भागीदारी कम है, अति पिछड़ों के लिए विश्वविद्यालयों में जगह नहीं है, अति पिछड़ों का डीयू में कहीं अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, एकदम सही बात है। विधायकों की संख्या लगभग नगण्य है। एकमात्र अति पिछड़ा राजस्थान में मुख्यमंत्री थे, वो चुनाव हार गए हैं और वहाँ भी एक ब्राह्मण आ चुके हैं। तो यह तो खैर, यह तो भाजपा का तो सनातनी व्यवस्था है, वो तो ऐसा करेंगे ही। आपके यहाँ भी वैसा ही दिखता है। तो अति पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन हर जगह कम है, इससे कोई इनकार नहीं है। और अति पिछड़ा समाज इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा है। जैसे हर व्यक्ति की कई आइडेंटिटी होती है, हम लोग पार्टी के अंदर भी इस बात को उठा रहे हैं और कोशिश यही है कि भाई अगर एक इतने बड़े समाज को आप राजनीतिक भागीदारी नहीं देंगे तो कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, सपा ही नहीं कोई भी पार्टी हो या कोई भी संगठन हो या कोई विद्यालय हो, जैसे मैंने कहा कि आप समाज को जिस पॉइंट पे खड़े होकर देख रहे हैं तो एक पॉइंट अति पिछड़ों का भी है जिसकी आबादी लगभग 30 से 38% के आसपास है। तो उसका क्या पर्सपेक्टिव है ईबीसी का, उसको आप देखेंगे नहीं तो आप नॉलेज कभी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हैं। तो राजनीति में वही है, अगर आप उसको दरकिनार करेंगे, कोई भी दरकिनार करेगा तो वो खुद भी दरकिनार हो जाएगा। और अति पिछड़ा समाज जो है वो सामाजिक रूप से भी इस चीज़ को आंदोलन चला रहा है और जो उस समाज के लोग जो पार्टियों में काम कर रहे हैं वो भी दिन ब दिन कोशिश कर रहे हैं कि उनकी भागीदारी बढ़े। और हम लोग भी समाजवादी पार्टी के अंदर भी इस बात को उठाते रहे हैं कि अति पिछड़ों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। आप खुद अति पिछड़ा समाज से आते हैं, आपको डर नहीं लगता है कि आप ज़्यादा अति पिछड़ों की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी में साइड कर दिए जाएंगे? डरने का सवाल ही नहीं है। अब लड़ाई जो, जैसे ऐसा तो है नहीं कुछ कि राजनीति से हमारी रोजी रोटी चल रही थी या हमारे पास जीवन में कोई और विकल्प नहीं था इसलिए हम राजनीति कर रहे हैं। तो डर रहे होते तो राजनीति न कर रहे होते। और हमारा जो मुद्दा है, जैसे न्याय का जो मुद्दा है, हर जगह पे न्याय के मुद्दे के साथ हम लोग राजनीति कर रहे हैं। तो अति पिछड़ों का सवाल जो है, पिछड़ा का चाहे वो आरक्षण का हो, चाहे वो विधानसभा में भागीदारी का हो या पार्टियों में भागीदारी का हो, तो ये न्याय का सवाल है, उसके लिए खड़े हैं। अब उस पर खड़े रहने पे अगर कोई कार्रवाई होती है या कोई आके डंडा मार देता है या कोई कुछ भी दंडात्मक कार्रवाई की बात करता है तो वो झेल लिया जाएगा। डरने वाले लोग नहीं हैं। जेएनयू के बारे में कहा जाता है कि जेएनयू में कम से कम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां पर कोई भी छात्र अपनी बात खुल कर रख सकता है और उनकी बात, विचारों के आधार पर कही गई बातों पर ध्यान दिया जाता है। फिर भी अति पिछड़े नेता जेएनयू से ऐसा लगता है बहुत कम निकले हैं। क्या आपको लगता है अति पिछड़ों में वो बात ही नहीं है कि वे नेता, बड़े नेता जेएनयू में हो सकते थे या प्रोफेसर हो सकते थे? क्यों, ऐसा क्या कारण है? कुछ तो अति पिछड़े आते रहे होंगे। इसका दो कारण है। जैसे लोहिया जी कहते थे कि अवसर से योग्यता आती है, योग्यता से अवसर नहीं मिलता। तो अति पिछड़ा बाद में सिस्टम में पहुंचा, सही बात यही है। तो अति पिछड़ा को कोई अवसर देने के लिए तैयार नहीं है और उसका कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे वो जाति कुंठा हो, अपने जाति समाज का हित हो, या फिर हिकारत हो अति पिछड़ों के प्रति, सामाजिक भेदभाव हो। और दूसरा जो मसला है, आपने भेदभाव का जिक्र किया, क्या लगता है कि जेएनयू में भी अति पिछड़ों के साथ किसी न किसी रूप में भेदभाव हो रहा है? भेदभाव का मतलब यही नहीं होता कि हम आपके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे। भेदभाव का मतलब यही होता है कि कई बार हमको लग रहा है कि कोई जिम्मेदारी देनी है किसी को, चाहे वो क्लास के सीआर की ही हो, तो कहीं ना कहीं कौन किस लोकेशन से आ रहा है उसके कारण कुछ ट्रेड्स होते हैं। तो कुछ ट्रेड्स को यूज़फुल मान लिया जाता है। जैसे अगर कोई बहुत सॉफ्ट वॉइस में बात कर रहा है, कोई बहुत वॉयलेंट नहीं हो जा रहा है, तो लोग बोलते हैं कि जैसे इसको भी मान सकते हैं कि नहीं इसमें योग्यता नहीं है, लेकिन वॉयलेंट ना होना भी तो एक योग्यता हो सकती है। तो अति पिछड़ा समाज ऐसा ही है कि मतलब अग्रेसिव नहीं है, अग्रेसिव नहीं है, वॉयलेंट नहीं है। अगर अच्छा, तो आप कहते हैं कि वो रहता है लेकिन उपस्थिति नहीं दर्ज करा नहीं, इतना ही मसला नहीं है ना, वो संख्या में कम है। वो हमेशा एक डोमिनेंट नैरेटिव होता है। डोमिनेंट जो है वो जैसा बिहेव करता है उसको स्टैंडर्ड मानता है। जैसे ब्राह्मण समाज एक समय उत्तर भारत का ब्राह्मण समाज कहता था कि नॉनवेज खाने वाले अशुद्ध हैं। तो यह नैरेटिव चला कि ये शक्तिशाली था, इसने बता दिया कि नॉनवेज खाने वाले अशुद्ध हैं, तो नॉनवेज खाने वालों ने भी उसको मान लिया। या ये कहीं ना कहीं जो खा रहे थे उनके अंदर भी इन्फीरियरिटी आ गया कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। या फिर दूसरे लोग जो थे, जो रूल बना रहे थे, उन्होंने कहा हाँ मेस में वेज और नॉनवेज की थाली एक साथ नहीं रखी जाएगी, नॉनवेज वालों को अलग जाकर खाना पड़ेगा। जेएनयू में नहीं और कई जगहों पर ऐसा होता है। तो ऐसे ही एक नैरेटिव बनाया गया कि पिछड़ा के जो ट्रेड्स हैं, जो समाज में कमज़ोर तबकों से आ रहा है,
वो बाद में पहुंचा है। तो पहले जिस तरह सिस्टम चल रहा था, ये इससे कुछ अलग बिहेव कर रहा है, तो उसको छांटने की कोशिश हो रही है। और दूसरी बात, केंद्र के लेवल पे ओबीसी आरक्षण में बंटवारा नहीं है, अति पिछड़ों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। और अति पिछड़ा समाज जो है वो दूसरा जो ओबीसी समाज है, जो संपन्न समाज है ओबीसी का, मतलब कंपैरेटिवली संपन्न है अति पिछड़ा से, उससे कॉम्पीट कैसे करेगा? ना संसाधन उसके पास हैं, ना उसके पास सोशल कैपिटल है, ना उसके पास राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। यही सारे सवाल जो ओबीसी आरक्षण लागू करने के मूल भावना थी कि ये समाज जो है ये तथाकथित सवर्ण समाज से कॉम्पीट नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही अति पिछड़ा जो वर्ग है वो ओबीसी की और जातियों के साथ जो इनसे बहुत आगे हैं उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकता है अगर उसके लिए कोई विशेष प्रावधान न किया जाए। इसलिए आरक्षण में बंटवारा न होने के कारण अति पिछड़ा की भागीदारी कम रही है। अच्छा, जेएनयू में बताइए, अति पिछड़ों पर ऐसे जो कानून आते हैं तो ये तो अति पिछड़ों के लिए अच्छा ही है, क्योंकि अति पिछड़े तो राजनीति में कम है, संख्या में कम है, आपने कहा। तो अगर यह जेएनयू में बैन आ गया है तो इससे अति पिछड़ों स्टूडेंट जो भी होंगे इक्का दुक्का, उनको तो, उनके लिए तो ठीक है, उनको तो ऐसे भी भागीदारी नहीं मिलती है। नहीं, यही तो नहीं ठीक है ना। अति पिछड़ा अब धीरे धीरे आने लगा है। अच्छा। अभी पहली बार पहुंचा है। अभी तक तो सब बकायदा पॉलिटिक्स कर रहे थे, तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, तब तक कोई सर्कुलर नहीं था, तब तक 4 तक चुनाव हो रहा था। अति पिछड़ा आया, आप बैन कर देंगे, आप बैन कर दिए, चुनाव बंद तो कर देंगे, उसको 20-20 हज़ार का फाइन लेंगे, 20 हज़ार का फाइन लेंगे। तो अति पिछड़ा जो आया है गलती से अगले दिन फिर वापस चला जाएगा, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। यानी कि जो व्यवस्था, जो उसका सजा का जो रूप है वो कहीं ना कहीं अति पिछड़ों पे दोहरी मार की, बिल्कुल दोहरी मार है कि जब सक्रिय राजनीति जेएनयू में हो रही थी, जब सब कुछ खुला था, सारे लोग अपनी बात कह पा रहे थे, मंचों से कह रहे थे, जेएनयू के चुनाव होते थे और पूरे देश में जेएनयू की चुनाव की चर्चा होती थी। लेकिन आज ऐसे सर्कुलर आने की वजह से, ड्रैकोनियन सर्कुलर आने की वजह से, जो अति पिछड़ा है, जो इस उम्मीद में जेएनयू आ रहे होंगे कि कम से कम वहाँ से अपनी बात रखी जाएगी, अब यहाँ भी वो रास्ता बंद करने की कोशिश हो रही है, बंद नहीं होगा। इसमें अति पिछड़े भी इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं। अब उनको रिकॉग्नाइज कोई करे ना करे, बार बार यह दावा किया जाता है कि जो समाज लड़ता है उसको उनका शेयर ज़रूर मिलता है। आप कह रहे हैं अति पिछड़ों को उनका हिस्सा नहीं मिला, इसका मतलब वो कभी लड़े ही नहीं होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। कई बार क्या होता है कि जब एक ग्रुप आप बनाते हैं, जैसे ओबीसी का ग्रुप बना दिया गया और किसी को जिम्मेदारी दे दी गई या किसी को नेतृत्व सौंप दिया गया, तो नेतृत्व सौंप दिया गया, उनको जो काम करना था वो उसमें विफल रहे, तो अति पिछड़ा कौम जो है वो अपने काम धाम में लगी हुई थी, अब तो हमारा आदमी ऊपर बैठ गया है, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वो नहीं हुआ, तो अति पिछड़ा अपनी आवाज़ अब खुद उठा रहा है, बोल रहा है कि नहीं, ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, हमारी आवाज़ सुनो और हम जो कह रहे हैं ये होगा। जेएनयू की वाइस चांसलर शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित खुद एक ओबीसी हैं और असर्ट करती हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि महिला होके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे एलीट संस्थान में ओबीसी आइडेंटिटी को असर्ट कर रही हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्यों चाहेंगे कि कोई विरोध प्रदर्शन ना हो, लोकतांत्रिक तरीके ख़त्म हो जेएनयू में? संघ का जो आइडिया है, संघ किसी को जगह देता है जब, तो काम वो वही कराता है जो संघ को करना है, काम वही होता है। जैसे अभी मुख्यमंत्री बनाए गए जो मोहन यादव हो या फिर विष्णुदेव साय, तो क्या वो अपनी स्वायत्ता में मतलब उम्मीद करते हैं कि करें वो, लेकिन अक्सर यही देखा गया है, कहने को तो मोदी भी ओबीसी असर्ट करते हैं, लेकिन ओबीसी में किसको क्या मिला या ईबीसी को तो क्या मिला, असर्ट ओबीसी कर रहे हैं, ईबीसी नहीं कर रहे हैं वो, तो वो उनके भी ख्याल में पता नहीं ईबीसी है कि नहीं है। लेकिन असर्ट करने से कुछ नहीं होता ना, मेन चीज़ होता है कि आपका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जो आपके इंटरेस्ट के लिए लड़ ही नहीं रहा है, जो आपके इंटरेस्ट के लिए मुखर नहीं है, वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो ही नहीं सकता है जब हमारा इंटरेस्ट नहीं सर्व हो रहा है। वाइस चांसलर मैडम अगर कह रही हैं कि मैं पिछड़ा हूँ या अति पिछड़ा हूँ, तो भाई कर दे प्रावधान कि अति पिछड़ों को 5 डिप्रीवेशन पॉइंट दिए जाएंगे, तब हम माने कि हैं। बाकी ऐसा तो कोई प्रावधान है नहीं। केंद्र में तो अभी अति पिछड़ा जैसा कोई कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी नहीं कर ही नहीं सकती है। नहीं, केंद्र में कैटेगरी नहीं है। जब ओबीसी रिजर्वेशन नहीं था तो बहुत सारे लोगों को डिप्रीवेशन पॉइंट जेएनयू मिला करते थे, अलग अलग आधार थे उसके, अलग अलग आधार थे।
तो ऐसे हो सकता है ना कि जिस समाज की रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसके लिए अलग प्रावधान किया सकता है, या फिर कम से कम वो कह दें कि भाई जितना कोई अगर एक थीसिस लेके आ रहा है अति पिछड़ा या ईबीसी से जुड़ा हुआ टॉपिक लेके, ईबीसी एमबीसी से जुड़ा हुआ टॉपिक लेके, तो कई बार उसको जेएनयू के प्रोफेसर भी समझते ही नहीं है कि आप बात क्या कर रहे हैं। अगर आप थीसिस सबमिट करेंगे, आप सिनॉप्सिस लेके जाते हैं या प्रपोजल लेके जाते हैं रिसर्च का, बोलते हैं कि मैं ईबीसी पे करना चाहता हूँ, तो वो ओबीसी बोलो, नहीं ओबीसी नहीं ईबीसी। अच्छा, व्हाट इज़ ईबीसी? अब उनको समझदारी नहीं है। तो वाइस चांसलर मैम एक वर्कशॉप तो करा दें कि प्रोफेसरों को ये समझाने के लिए कि ईबीसी क्या होता है, और फिर ईबीसी पे कोई प्रपोजल ला रहा है तो उस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उस पर कैसे रिसर्च करने के लिए अलाउ करना चाहिए, ये तो कर सकती हैं। आपको नहीं लगता है कि आप जेएनयू जैसे बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जेएनयू के प्रोफेसर में इतनी सलाहियत भी नहीं है कि वो ईबीसी यानी अति पिछड़ा के मुद्दे को समझते हैं, बल्कि वो उसे ओबीसी ही कंफ्यूज करते हैं? आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल। एक्चुअली इसको मैं और थोड़ा इसको और क्लियरली बोलना ये चाहूँगा कि जो राजनीति है, राजनीति खास करके इंडियन एकेडमिया की बात करेंगे, उससे 20 साल आगे चलती है। जैसे हम देखते हैं कि जब ओबीसी की बात हो रही थी, ओबीसी की जब राजनीति हो रही थी, ओबीसी मंडल, आप कह रहे हैं कि इंडियन एकेडेमिया भारत की राजनीति से पीछे चलती है, जबकि पूरी दुनिया में दावा है, बल्कि जेएनयू में भी दावा है कि जेएनयू जो आज सोचती है, ये अपने जेएनयू के लोगों का दावा है। मेरी भाषा में तो कहूँ तो ऐसा दावा करना अहंकार का हिस्सा है। जेएनयू में ये चलता है कि जो जेएनयू आज सोचता है, देश के लोग 20 साल बाद सोचते हैं। लेकिन विजय पाल जी कह रहे हैं कि जेएनयू जो पहले, जो इंडियन एकेडेमिया इंक्लूडिंग जेएनयू है ना, इंडियन एकेडेमिया इंक्लूडिंग जेएनयू, कि भारत की राजनीति आगे चलती है और इंडियन एकेडेमिया पीछे रहती है, पीछे बैठ के एनालाइज करता है। सोच समझ के बोल रहे हैं, एकदम आप मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सुन रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को बोल रहा हूँ। जैसे जब ओबीसी आरक्षण, ओबीसी राजनीति या मंडल राजनीति हुई, ठीक है, तो किसी को पता ही नहीं था। वो तो साइलेंट रिवॉल्यूशन लिख दीजिए फरलॉट जी ने, तब सबको दिखा अच्छा ओबीसी है, कुछ ओबीसी है। भाई ओबीसी की राजनीति तो बहुत पहले चल रही थी ना, एकेडमिया कहाँ उसको फॉलो कर रहा था, क्योंकि जब तक ओबीसी की राजनीति चल रही थी तब तक ओबीसी का तबका घुसना ही नहीं पाया था। तो फिर वही बात है, एक पॉइंट से बैठ के देख रहे थे सब, एक पॉइंट से बता रहे थे कि ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये किसान है, ये लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड तो नहीं रहा, जो भी रहा, ऐसे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जैसे अभी ईबीसी की बात है, समाज में चल रही है, एकेडमिया में कितने रिसर्च पेपर ईबीसी पर लिखे जा रहे हैं? ईबीसी है ही नहीं तो रिसर्च कौन करेगा? ईबीसी नहीं है, हम कह रहे हैं कि जो एकेडमिया है वो कितने, आपने तो कहा कि ईबीसी है ही नहीं, बहुत कम आ रहा है, और प्रोफेसर भी उदासीन है ऐसे टॉपिक्स के लिए। नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यही कह रहा हूँ ना कि एकेडमिया जो है वो ईबीसी पे रिसर्च को फॉलो कहाँ कर रही है ना। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एकेडमिया जो है, जबकि समाज में जो ईबीसी है वो ईबीसी आरक्षण की बात कर रहा है, वो ईबीसी की राजनीति में भागीदारी की बात कर रहा है। आपने मुझसे पिछड़ा पर सवाल पूछा, ठीक है, जेएनयू और एकेडमिया मतलब दो अलग अलग चीज़ें भी हैं एक तरह से। मतलब जेएनयू का मतलब केवल एकेडमिया नहीं है, जेएनयू अपने आप में राजनीति की बात करता है, जेएनयू समाज की बात करता है, जेएनयू समाज का हिस्सा है, केवल एकेडमिया तक सीमित नहीं है। तो इसलिए पूरे जेएनयू को कहना कि पूरा जेएनयू राजनीति से पीछे चल रहा है, मैं इस बात से थोड़ा परहेज करूंगा। लेकिन इंडियन एकेडमिया जो है वो राजनीति से 20 साल पीछे चल रहा है, मैं इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आप अति पिछड़ों की राजनीति को इतना बारीकी से समझने का दावा पेश कर रहे हैं, जेएनयू में अति पिछड़ों की राजनीति या उनके अस्तित्व के लिए कितने प्रोटेस्ट हुए हैं? प्रोटेस्ट तो बहरहाल मुझसे पहले कितने हुए मुझे नहीं आइडिया है। मेरे आने के बाद कई टॉक हुए, कई कुछ कार्यक्रम करने की कोशिश की गई। वही बात है कि संसाधनों का अभाव है और कोविड लॉकडाउन के बाद दूसरी तरह की समस्याएं थी, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ। ये SIS में प्रोग्राम हुआ, टिफलास में हुआ, और कम से कम लिखा जा रहा है। जो एक्टिविस्ट हैं या फिर जो पिछड़ा समाज से आने वाले एक्टिविस्ट हैं, कम से कम उनके साथ जो 10-20 लोग बैठता है, उनको समझदारी है कि कुछ तो है यार, अति पिछड़ा, ये लोग अति पिछड़ा करता रहता है, कुछ तो है। छात्रों में अति पिछड़ों के बारे में चेतना के लिए आप क्या करेंगे? कुछ है, स्कीम है, एजेंडा है आपका जेएनयू के भीतर? क्योंकि जेएनयू फिर भी एक ऐसी जगह है, पूरे देश के छात्र यहाँ आते हैं और हर जगह यहाँ से बातें फैलती हैं। आपके पास कोई स्कीम, कोई खाका? स्कीम और खाका या ब्लूप्रिंट ये बोलना थोड़ा कठिन बात होगी, लेकिन हमको जितना समझ में आ रहा है कि हम इस बात पे जागरूकता फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस बात पे लोग संगठित हों, इस बात पर विचार हो। तो ये बात करना ही, चाहे वो
पॉलिटिकल सर्कल में कहीं डिस्कशन डिबेट में हो या कहीं कार्यक्रम में हो, इस पर कार्यक्रम भी हमने कराए, इस पर कार्यक्रम में सहभागिता की। मैं ही अकेला नहीं था, और भी बहुत सारे लोग थे। तो कोशिश वही है कि उसी लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे, और कैंपस के अंदर भी और कैंपस से बाहर भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा हैं। हम केवल एकेडमिया का हिस्सा नहीं हैं, हम समाज का हिस्सा हैं, तो हमारी जिम्मेदारी वहाँ भी है। तो कुछ वहाँ से कुछ यहाँ से हर जगह प्रयास किया जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही कुछ परिणाम देखने को मिलेगा। जेएनयू प्रशासन में एक भी, आप तो नेता हैं, आप तो विरोध प्रदर्शन करते हैं, प्रशासन के लोगों से सामना होता रहता होगा, एक भी कोई अति पिछड़ा प्रोफेसर है प्रशासन में जो अति पिछड़ा के मुद्दे को समझ सके? आपके ध्यान में आता है? मुद्दे को समझ सके, इस पर तो हर प्रोफेसर से बातचीत नहीं होती है अब, क्योंकि जब प्रोटेस्ट के सिलसिले में मिलते हैं तो उसमें प्रोटेस्ट का क्या मुद्दा है, इससे इतर बात नहीं पहुंच पाती है, और अति पिछड़ा तो बहुत दूर की बात हो जाती है वहाँ तक बात होने की। लेकिन जिनसे बात की गई, जिन्होंने हमसे बात की, कम से कम वो कोशिश करते हैं समझने की, या फिर आगे यदि उनको नहीं पता है तो सुनना चाहते हैं। और अगर उनकी जितनी समझदारी है अपने अपने राज्यों के हिसाब से, जैसे अगर कोई बिहार से आएगा, बिहार में तो ईबीसी आरक्षण है स्टेट वाइज, या फिर दूसरे स्टेट में भी ओबीसी की कई कैटेगराइजेशंस हैं, तो कैटेगराइजेशन समझते हैं, जैसे अति पिछड़ा शब्द को प्रॉपरली ना समझ रहे हो, लेकिन ये समझ में आता है कि हाँ ओबीसी भी डाइवर्स ग्रुप है। इतनी समझदारी तो सबको हो गई कम से कम। लेकिन अभी भी इस पर आप प्रपोजल, रिसर्च, ये सब देखने को आपको बड़ी मुश्किल से मिल रहा होगा, लेकिन हो रही है कुछ रिसर्च इस पर भी हो रहे हैं। कम से कम जेएनयू इतना आगे बढ़ा है कि वाइस चांसलर खुद अपने आप को ओबीसी से जोड़कर बोलती हैं। वाइस चांसलर ने बोलने को तो खुद को बोला है कि आई एम ओबीसी, नॉट डोमिनेंट ओबीसी, आई एम ईबीसी बोला है, बोलने को ये भी बोला है। एक इंटरव्यू उनका पढ़ा हुआ है। अच्छा, ओके, क्योंकि वो तमिलनाडु से आती हैं, तो वहाँ पे होगा कुछ सिस्टम। हाँ। अच्छा, जेएनयू में आप अभी सर्कुलर जारी हो गया है, विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, तमाम सारी चीज़ें हैं, तो आपके मुद्दे यानी समाजवादी छात्र सभा के मुद्दे, अति पिछड़ों के मुद्दे, जितने भी मुद्दे हैं, अब इन मुद्दों का क्या होगा? क्योंकि विरोध तो फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, कोई छात्रों में विरोध करेंगे, कोई बड़ा विरोध करेंगे, क्योंकि जब पुराने वाइस चांसलर थे उन्होंने 100 मीटर वाला कानून लेके आ गए थे, और उसके बाद से किसी भी छात्र संगठन ने इसका विरोध नहीं किया, और जबकि दावा बहुत ज़्यादा था कि जेएनयू के छात्र लोकतंत्र के लिए लड़ना जानते हैं, लेकिन उन्होंने 100 मीटर का कोई बहुत तेज़ विरोध किया, और ना इस सर्कुलर का कोई बहुत सार्थक विरोध दिख रहा है। आपको नहीं लग रहा कि सारे विरोधों को कुचल दिया जाएगा, और सबसे फिर से जो थोड़ा बहुत अति पिछड़ों के मुद्दे जेएनयू में उठने लगे हैं, वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा? आपको नहीं लगता? बात रही विरोध करने की 100 मीटर की, तो उस समय का तो आपको पता ही है, लेकिन उसके बाद भी मैं मौजूद रहा हूँ एक प्रोटेस्ट में जिसमें 100 मीटर की लिमिट ब्रीच हुई फी हाइक के मूवमेंट के दौरान। वो तो एक्सट्रीम केस था, बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसमें पूरा कैंपस एक साथ खड़ा था। और रही बात अभी जो सर्कुलर आया है, तो इसको हम तो नहीं मानने वाले। हम कोई भी इशू होगा हम आपको प्रोटेस्ट करते ही दिखाई देंगे। हम समाजवादी छात्र सभा, और मुझे उम्मीद है कि जेएनयू के अन्य संगठन भी आपको प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। इवन वाइस चांसलर ने अभी कल ही बोला है शाम को कि नहीं, मतलब इंटरव्यू में वो कुछ और बोलती है, सर्कुलर उनका कुछ और बोलता है, तो इंटरव्यू में जाके उन्होंने बोला है कि नहीं हम तो ऐसा बैन कर नहीं रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, कुछ बैन नहीं हो रहा है। अब वो नया कर रहे हो या ना कर रहे हो, ये सर्कुलर नहीं माना जाएगा। इस सर्कुलर का पालन कभी नहीं होगा। हमको जो, चाहे वो कैंपस का मुद्दा हो, चाहे ये अति पिछड़ा का मुद्दा हो, या समाज के और भी किसी शोषित तबके के साथ जहाँ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसका मुद्दा हो, या कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं कई बार जहाँ पर एक मजबूत वर्ग दूसरे कमज़ोर वर्ग का शोषण कर रहा है, चाहे वो मुद्दा हो, हम सभी लड़ाइयों को लेकर खड़े हैं। हम ऐसे किसी सर्कुलर से डर कर अपनी वो लड़ाइयाँ छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, एक रोहिणी कमीशन बना है, जी, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, रोहिणी कमीशन बना है, भाजपा ने बनाया है। जेएनयू का स्वभाव है कि जो चीज़ भाजपा करती है उसका पहले सीधा विरोध करेंगे, उसे खारिज करेंगे। क्या आप रोहिणी कमीशन के बारे में पहले तो बताइए वो क्या है, और क्या उसे सीधा आप खारिज करते हैं या क्या समर्थन करते हैं? बात रही रोहिणी कमीशन की, तो वही जो हम लोग बात कर रहे थे पिछड़ा और पिछड़ा का मुद्दा की, तो ओबीसी में यही बात है कि कुछ तबके जो ज़्यादा पीछे हैं, और कुछ तबके हैं जिनके पास संसाधन कंपैरेटिवली प्रिविलेजेस जो हैं
वो अति पिछड़ा से अधिक है। तो ये दोनों एक साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। आरक्षण की मूल भावना यही है कि समाज में कुछ लोग हैं जिनके पास संसाधन बाकी लोग से अपेक्षाकृत अधिक हैं, तो दूसरों से कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं, तो उनको अलग से आरक्षण दिया गया। तो ऐसे ही ओबीसी आरक्षण जो बहुत डाइवर्स ग्रुप है, उसमें बंटवारे की बात को लेकर, उसमें वर्गीकरण की बात को लेकर रोहिणी आयोग का गठन हुआ है। 14 एक्सटेंशन के बाद इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट जारी हो। और दूसरी बात रही भाजपा जो करेगी, हर चीज़ का विरोध करेंगे, तो क्या भाजपा कल को फेलोशिप बढ़ा देगी अगर, तो क्या आप उसका विरोध करेंगे? 31,000 थी, उसने अभी 37,000 हुई है, जबकि ये अब तक के इतिहास में सबसे कम बढ़ोतरी है। परसेंटेज तो घट रहा है, ये तो बुरा, फिर भी परसेंटेज घट रहा है। परसेंटेज नहीं, अगर कम से कम, देखिए अधिक से अधिक लोगों को स्कॉलरशिप देना भी एक एजेंडा होना चाहिए। भाजपा में एक देखा जा रहा है कि जब से उनके शिक्षा मंत्रालय से स्कॉलरशिप का अमाउंट भले ही बढ़ रहा हो, छात्रवृत्ति की संख्या घट रही है। बिल्कुल, हम उसका विरोध करेंगे तो ना, हम विरोध उसका करेंगे ना। जैसे 31 से 37 किया है, तो हम विरोध करेंगे 37 नहीं और बढ़ना चाहिए था, क्योंकि हर बार इतनी कम बढ़ोतरी कभी नहीं हुई है। 5 साल में जब रिव्यू होता है तो हर बार जो परसेंटेज इंक्रीज है वो बहुत ज़्यादा होता है। या टोटल नंबर ऑफ फेलोशिप जो है, जैसे हम तो मांग करते हैं कि JRF जैसी कोई स्कीम होनी नहीं चाहिए। जो PhD कर रहा है, जो एनरोल्ड है, उसको फेलोशिप मिलनी चाहिए, क्योंकि सबको फेलोशिप, सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, सबको बराबर खर्चा आता है, सबको बराबर संसाधन की आवश्यकता है, और सारे लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, भले नौकरियाँ ना हो, लेकिन आंकड़ों में तो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं ना। हम असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करने के बजाय हम यहाँ पे PhD कर रहे हैं, तो एक तरह से 90,000 की नौकरी की जगह हम PhD कर रहे हैं, तो हमको कुछ का कुछ परसेंटेज में हमको फेलोशिप मिलना चाहिए। इकोनॉमिक्स का सीधा एजुकेशन का यही सिद्धांत है। तो हम ये मानते हैं कि जितने लोग PhD कर रहे हैं सबको फेलोशिप मिलनी चाहिए, यूनिवर्सल फेलोशिप होनी चाहिए। आज के इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि JNU का जो सर्कुलर है, काला कानून है प्रोटेस्ट के खिलाफ, इससे ज़्यादा नुकसान पिछड़े अति पिछड़ों को है या सारी पार्टियों को बराबर का नुकसान है? देखिए, जो समाज में सबसे कमज़ोर है, जिसकी आवाज़ अभी तक नहीं सुनी गई और उसको एक जगह मिल रही थी जहाँ पे वो अपनी आवाज़ उठा सकता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसको है। और वो कौन होगा समाज में? अगर आप देखेंगे तो अगर कोई अमीर और गरीब है तो गरीब को ज़्यादा नुकसान होगा। कोई सवर्ण है, OBC है, तो उसमें OBC को नुकसान होगा। OBC है, दलित है, उसमें दलित को नुकसान होगा। OBC है और EBC है, तो उसमें EBC को नुकसान होगा। और EBC की आवाज़ कभी नहीं सुनी गई है अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन भी नहीं है कि EBC जैसा कुछ है, तो उसका नैरेटिव खड़ा हो रहा है, तो उसका नुकसान ज़्यादा है समाज में। या महिलाएँ हैं, महिलाओं में भी कई कैटेगरी है, कोई सवर्ण महिला है, कोई दलित महिला है, तो सवर्ण महिला का नुकसान कम होगा, दलित महिला का नुकसान ज़्यादा है। तो जो समाज में मार्जिनलाइजेशन का डिग्री जिसका जितना ज़्यादा है, उसका नुकसान उतना ज़्यादा है। हम बात कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रख्यात छात्र नेता विजय कुमार पाल जी से। समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जाकिर हुसैन सेंटर ऑफ एजुकेशनल स्टडीज से PhD कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि JNU का सर्कुलर जो नया जारी हुआ है, जिसमें कई प्रकार के प्रतिबंध हैं और छात्रों के विरोध करने पर उन पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना होगा और अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने समझाया कि यह कैसे सर्कुलर न केवल एक साधारणतः छात्र राजनीति के खिलाफ है, बल्कि जो नए विमर्श जो पिछले 10 साल में उभरे हैं नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, पिछड़ा अति पिछड़ा, रोहिणी कमीशन जैसे मुद्दों पर जहां यूनिवर्सिटीज़ में डिबेट होनी चाहिए थी, बातचीत होनी चाहिए थी, विरोध प्रदर्शन या समर्थन प्रदर्शन होने चाहिए थे, सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। हम आपसे ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे, आपके सामने तमाम विमर्शों को लाते रहेंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल दैनिक अंबेडकर से जुड़े रहिए और मेरे शो जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ को आप देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं विजय जी को आप सब की तरफ से, मेरी तरफ से धन्यवाद पेश करता हूँ। धन्यवाद धर्मराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू।